आज के चुनावी नतीजों का आने वाले दिनों में इकोनॉमिक पॉलिसी पर क्या असर पड़ सकता है? आने वाले दिनों में एक जो डर था कि इकोनॉमिक्स विल टेक अ बैक सीट एंड पॉलिटिक्स विल टेक अ फ्रंट सीट, क्या यह जो शेयर बाज़ार के अंदर जो एक भय था, क्या आज के इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद ये ख़त्म हो चुका है? आज शेयर बाज़ार के लिए अच्छा दिन था, क्रूड नीचे थे, शेयर बाज़ार ऑलमोस्ट डेज हाई पर जाकर के बंद हुआ है। मार्केट ब्रेथ के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल हमने देखा है। एक चैलेंजिंग बात ये और रहेगी कि आने वाले दिनों के अंदर सरकार की क्रूड ऑयल अर्थात फ्यूल रिटेलिंग को लेकर के क्या पॉलिसी होगी? क्या एक्साइज ड्यूटी कम होगी या अब एक इंडियन कंज्यूमर को दे विल हैव टू पे मोर टू बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस? इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर स्वामी सर जुड़ रहे हैं और उनके साथ अजय बग्गा हैं। स्वामी सर, अजय जी, आपका 18 स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी सर, शायद जो मेरा इंट्रोडक्शन था वह एक प्रकार का सवाल ही था कि आज के इलेक्शंस के नतीजों के बाद हमें देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के क्या कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? हाँ जी, जरूर। अगर इस इलेक्शन में अगर बीजेपी का हाल बुरा होता तब तो लोग जरूर बोलते कि भी अब तो 2024 जनरल इलेक्शन भी खतरे में है। तब बिल्कुल डिफेंसिव पोस्चर उनका हो जाता था। वो कहेंगे तब तो ज्यादा फ्रीबीज, ज्यादा सब्सिडीज देने का और रिफॉर्म बिल्कुल ठप बैठने का उस किस्म का इरादा होता। मगर जब इतनी बड़ी विक्ट्री उनको मिल गई, उत्तर प्रदेश में जितना विक्ट्री हो गया, हमने कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा हो सकता है। अमित शाह से बात की थी एक टाइम पे, उन्होंने भी नहीं, उनका भी एस्टिमेट इतना ऊंचा नहीं था। जब इतनी बड़ी विक्ट्री हो गई उनकी, अब तो उनको काफी जोश हो जाएगा। अब तो कहेंगे भाई अगर इतने वोट स्टेट इलेक्शन में मिलेंगे, नेशनल इलेक्शन में तो उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। क्योंकि हर एक इलेक्शन में दिखाई देता है कि जो मोदी का पॉपुलैरिटी है वो पार्टी के पॉपुलैरिटी से ज्यादा है। और अगर उन्होंने इतने अच्छे वोट मिले स्टेट इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शन में और भी मिलेंगे। इसकी वजह से अब इलेक्शन जीता तो डरना क्या। तो आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए और क्या क्या चीज है। पहले प्राइवेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। ऑपोजिशन वालों ने इतने गालियां दी कि ये सब गलत चीज है और लोग खुश नहीं होंगे। अगर आप इलेक्शन रिजल्ट देखेंगे, ये तो साफ पता लग रहा है कि ये नॉन इशू है। अगर ये नॉन इशू है, इसके मतलब बीजेपी प्राइवेटाइजेशन खूब कर सकती है, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स खूब कर सकती है, लेबर रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ सकती है और किस्म के रिफॉर्म्स के साथ भी आगे बढ़ सकती है। वो जो फार्म एजिटेशन हुआ था, उसके बाद लोगों को लगा कि अरे भाई ये लोग रिफॉर्म्स के इतने खिलाफ हैं, अब बीजेपी को जरा ठंडा होकर नीचे बैठना चाहिए, इन चीजों के बारे में मुंह खोलना नहीं चाहिए। अब बिल्कुल साफ लग गया, वेस्टर्न यूपी में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया इलेक्शन में। वहां टिकाइट साहब थे, उन्होंने बोला सब लोग यहाँ बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे पता लगा कि वो गलत था। और वेस्टर्न यूपी में भी और बीजेपी का खूब हवा चला। इसकी वजह से मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट की भी बोलेगी कि सिर्फ इस इलेक्शन का नहीं, अगर लग रहा है कि मिस्टर मोदी जनरल इलेक्शन जीतने वाले हैं और अगर लगता है कि अब वो रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब हिम्मत जरूर मिल जाएगी, तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी होगी, इकोनॉमी के लिए अच्छी होगी। अजय जी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगर आप देखें आज का इलेक्शन का नतीजा, इलेक्शन रिजल्ट्स टुडे, और बजट के अंदर हमने वित्त मंत्री से जो एक प्रकार का इकोनॉमी को पुश देखा था, वह जो इस समय इकोनॉमिक नीति सरकार अपना रही है उसको इलेक्ट्रेट से एक थम्स अप मिल रहा है। तो जैसा स्वामी सर कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब जो रिफॉर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, अब वो एक फुल स्पीड पकड़ लेंगे? जी निकुंज जी, बिल्कुल सहमत हूँ स्वामी सर ने जो कहा। और आज का इनका एडिटोरियल भी मैं पढ़ रहा था सवेरे,
और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इतनी चीजों के बावजूद बीजेपी ने यूपी में आज जो है विजय हासिल की है कि हाई इन्फ्लेशन, कोविड का संक्रमण होते हुए इतनी और चैलेंजेस के सामने। और यही देखिए 2017 में डिमोनेटाइजेशन फ्रेश था लोगों के जहन में, जीएसटी लागू हुआ था, ट्रेडर्स कम्युनिटी पे इम्पैक्ट था, फिर भी योगी बहुत जबरदस्त विजय लेके आए थे और आज भी वही हमें दिख रहा है। अब इससे हमें निष्कर्ष क्या निकालना है? अभी सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है प्राइवेट कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर जो अभी भी प्री कोविड लेवल से लगभग 8% कम चल रहा है, और तीसरा है नौकरियां। ये लोगों के मुद्दे जरूर हैं। नौकरियां इतना आसान नहीं है, बट सरकार के लिए थोड़ा पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ता है आज, तो लगभग आप कह सकते हैं ये मिड टर्म सेमीफाइनल आप बोल सकते हैं 2024 के लिए, कि 2-2.5 साल के अंतराल के बीच में इस तरह की विजय मिल गई और थोड़ा पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ गया। अब यही है कि कुछ तो है कंटिन्यूटी, मार्केट फेवर करती है कंटिन्यूटी, जो 5 साल 10 साल की पॉलिसीज रहेंगी वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी आ जाती है कि 7 साल आपकी सरकार रहनी चाहिए अगर कुछ बहुत बुरा नहीं होता है तो। ऑन द नॉर्मल फ्रंट ये मोदी सरकार रहनी चाहिए 7 साल के लिए, 2024 जीतना चाहिए। एक तो कंटिन्यूटी आई, दूसरा रहेगा कि सरकार का रुझान, हमें एक्सपेक्टेशन यही थी कि जैसे आपने पंजाब हासिल किया है और काफी हद तक वो फ्रीबीज और सुशासन के नाम पे किया है, तो ये सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का निकुंज क्या होता है कि आपने घर दे दिया, आपने कुकिंग गैस दे दी, आपने टैप वाटर दे दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी, सड़कें दे दी, अब लोग कहते हैं आगे क्या। तो अगले 2 साल के लिए ये बहुत जरूरी रहेगा कि एक तो गरीब तबके को आप वेलफेयर सेफ्टी नेट जो है वो तो जारी रखिए, बट मिडिल क्लास जिसके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया उसके लिए क्या किया जाता है, और जो कम्युनिटीज जो डीमोन हो, जीएसटी हो, ग्लोबल ये कमोडिटी प्राइस के चलते जिनको क्षति हो रही है उनके लिए क्या किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वामी सर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार का जो ट्रू टेस्ट है अब होगा? क्योंकि पहली बार इस सरकार को, भले ही वह पहला टर्म हो या सेकेंड टर्म हो, हाई एनर्जी प्राइसेस, एक एनर्जी शॉक से डील करना पड़ रहा है। क्रूड प्राइसेस सर आर नाउ अबव $100 पर बैरल, और हिंदुस्तान में दिवाली के बाद कच्चे तेल की वजह से जो बढ़त आई है, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। तो किस प्रकार से सरकार इस चीज़ को हैंडल करती है? क्या इस सरकार का सबसे बड़ा टेस्ट वही रहेगा स्वामी सर? ये तो अभी देखना पड़ेगा कि यूक्रेन में लड़ाई कितनी देर तक चलेगी। अगर 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाती है तो ऑयल का दाम भी कम हो जाएगा और जो लग रहा है बड़ा क्राइसिस है वो निकल जाएगा। अगर ये 3-4 महीने के लिए चलते जाए तब तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा। अगर साल भर ये प्रॉब्लम चलता जाएगा तब तो बहुत ही सीरियस मामला हो जाएगा। तो अभी देखना पड़ेगा ये जल्दी खत्म होएगा या 3-4 महीने या 8-9 महीने लगेंगे। अगर 2-3 महीने में, 2-3 हफ्ते में हो जाए तब तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उससे आगे अगर दाम बढ़े रहे $120-130 एक बैरल के लिए, तब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जरूर एक्साइज ड्यूटी काटेगी, काटना ही पड़ेगा और उचित होगा कि काटना है, क्योंकि वो जो एड वैलोरम ड्यूटी मिल रहा है वो भी उनका बढ़ ही रहा है। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में जरूर करना पड़ेगा। वो भी पूरा लॉस को खत्म नहीं कर देगा। अब सोचिए अगर ये 120 या $130 का दाम दिसंबर तक चलता जाए तब तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिसेशन भी हो जाएगा। सिर्फ ऑयल की दाम नहीं होगी और ग्लोबल रिसेशन हो जाएगा, पूरा इकोनॉमी ठप बैठने लगेगा। तो वो बहुत मुश्किलों में हम पड़ेंगे, स्टॉक मार्केट भी मुश्किलों में ही पड़ेगी। तो प्रॉब्लम सिर्फ तेल के बारे में नहीं होगा, पूरा इकोनॉमी का होगा। तो तब तो रिसेशन, एंटी रिसेशन मेजर्स कराने पड़ेंगे। सिर्फ एक्साइज ड्यूटी इस पे घटाने से कम नहीं होगा, शायद बहुत और चीजों को सोचना पड़ेगा कि
इकोनॉमी को स्टिमुलस कैसे दिया जाए, मगर ये बाद में देखी जाए। इस टाइम पे हम कह नहीं सकते हैं कि ग्लोबल रिसेशन होने वाला है कि नहीं, मगर खतरा है। तो अब क्या आपको लगता है स्वामी सर, मोदी सरकार का बड़ा दावा होगा प्राइवेटाइजेशन में? एयर इंडिया एक सक्सेस है, मगर बीपीसीएल शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन के अंदर अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर हम देखें इकॉनमी के अंदर इस समय सरकार स्पेंड करना चाहती है, मगर इन्फ्लेशन वापस आ रही है, तो ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, मोदी सरकार जिसने एक समय में डिमोनेटाइजेशन करके एक रिस्क लिया था ब्लैक मनी को क्लीन अप करने के लिए, अब वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अब वह स्पेंडिंग कर रहे हैं, बजट ग्रोथ डोमिनेटेड रिस्क टेकिंग था जैसा आपने कहा था। तो आपको क्या लगता है कि आज के नतीजों के बाद सरकार का क्या बड़ा दावा रहेगा अब? नहीं, हम तो कहेंगे कि सबसे पहले ये जो लेबर रिफॉर्म्स थे उनका लेजिस्लेशन तो हो गया था, मगर वो नोटिफाई नहीं हुए थे। अब तो मैं वो नोटिफाई हो जाएंगे। ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में आहिस्ते आहिस्ते चल रहे थे। पहले वो बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन का सोचो कोई 2 साल पहले अनाउंसमेंट किया था, 2 साल के बाद अभी हुआ नहीं है। अब मेरे ख्याल में कदम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट अगर ठप बैठ जाएगा और अगर दाम भी ठप बैठ जाएंगे, तब लोगों को सोचना पड़ेगा अगर ये उचित है कि इस टाइम पे प्राइवेटाइज करें। तो इसका मतलब अगर ग्लोबल रिसेशन हो रहा है तो बहुत से और चीज ठप बैठ जाएंगे और दूसरा किस्म का विजन लेना पड़ेगा। तब सिर्फ रिफॉर्म के बारे में नहीं, तब सबसे ज्यादा एंटी रिसेशनरी मेजर्स, वही फोकस उसी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी देखना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि रिसेशन ना होता है, 1-2 महीने के बाद सोचिए कि यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है वो खत्म हो जाती है, तब जरूर रिफॉर्म में आगे बढ़ेंगे, तब जरूर आप ये प्राइवेटाइजेशन देखेंगे। एसेट मॉडर्नाइजेशन भी अभी आहिस्ते आहिस्ते ही चल रही है। पिछले साल आपको याद होगा कि रेलवे पैसेंजर रूट्स के लिए उन्होंने एक ऑक्शन किया था और एक भी रूट ऑक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो कंडीशंस थे वो इतने जबरदस्त थे कि लोग ने बोला हम ऐसे इस किस्म के ऑक्शन में हम आने के लिए तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट को ऐसे ऑक्शन करने चाहिए जैसे लोग आएंगे और उनको डर नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस वाले बोलेंगे क्रोनी कैपिटलिज्म, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में उसमें जरूर बढ़ेंगे। ऑयल के बारे में देखिए जी, ये गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के बारे में काफी सोचती है, ज्यादा फ्रीबीज नहीं देना चाहती है। तो शायद एक्साइज ड्यूटी जरूर काटेगी, मगर इतना नहीं काटेगी जैसे कि कटता अगर वो इलेक्शन हार जाते। तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में देखेंगे, क्योंकि वो तो उनका नजर लग रहा होगा 2024 पे। अब तो बोलेंगे भाई ऐसे इकोनॉमी चलाना चाहिए जबकि अगर ज्यादा लड़ाई ना हो तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अच्छा हो जाए, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाए और रोजगारी बढ़ जाए 2024 के बाद। वो उनका फोकस होगा। जी हाँ। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, शेयर बाज़ार के लिए अब क्या बड़ा फैक्टर रहेगा, लोकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर फेड और यूक्रेन को लेकर के जो अभी संघर्ष चल रहा है? नहीं, ग्लोबली हावी रहेगा। देखिए एफआईआईज जिस तरह से विड्रॉ करते रहे हैं, 600-650 बिलियन डॉलर्स का एफआईआईज का होल्डिंग है हमारे मार्केट में, और लगभग 20 बिलियन डॉलर अक्टूबर से अभी तक निकाल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि उसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लोज जारी हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहे हैं, एसआईपीज बढ़ रहे हैं। तो हमने होल्ड तो किया है बट पैसे निकल रहे हैं। जो मुझे सरप्राइजिंग एक नंबर लगा, जो वीकली आप इमर्जिंग मार्केट्स 24,000 फंड्स हैं इमर्जिंग मार्केट, उनके नेट इनफ्लो है और हमारे यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। वो पैसा जा रहा है चाइना में, जा रहा है इंडोनेशिया में क्योंकि कमोडिटीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, मलेशिया में पैसा जा रहा है, ब्राजील के मार्केट में हमने देखा पैसा जाते हुए भारत से निकल के। तो ओवरऑल ये मैक्रो लेवल का एक रीएलोकेशन हो रहा है, भारत से निकाल के पैसा और इमर्जिंग मार्केट्स को जा रहा है। इमर्जिंग मार्केट एग्जिट नहीं हो रहा है जो नॉर्मली होना चाहिए। जब सेफ हेवन बाइंग होती है, डॉलर की तरफ पैसा भागता है,
मनी मार्केट फंड जरूर यूएस में खरीदे जा रहे हैं, वो दिख रहा है कि डॉलर सेफ हेवन बाइंग हो रही है। 13 बिलियन का पिछले हफ्ते ही खरीदा गया, 15 बिलियन ग्लोबल इक्विटी फंड से निकला, बट इमर्जिंग मार्केट का नेट इनफ्लो था 750 मिलियन का, और हमारे यहाँ नेट आउटफ्लो रहा पिछले हफ्ते 3 बिलियन का, इस हफ्ते भी 4 बिलियन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात रहेगी ग्लोबल। आज यूएस का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा फरवरी के लिए 7.9 की उम्मीद है। हमारी उम्मीद पहले ये थी कि मार्च से ये आंकड़ा कम होने लग जाएगा बेस इफेक्ट से, बट अब जो प्राइस हो गई है पेट्रोल की, $4 क्रॉस हो गया, तो वो कम होना मुश्किल है। अगले हफ्ते की फेड बैठक बहुत अहम रहेगी। पावल ने कह दिया है कि 0.25 का ही रुझान लग रहा है हाइक का, बट नॉर्मलाइजेशन ऑफ फेड बैलेंस शीट, फेड का क्या रुझान रहता है, कितने इंटरेस्ट रेट हाइक रहते हैं। ईसीबी की आज बैठक है, वो तो कहेंगे कि इमरजेंसी मेजर्स हमने जरूर निकाले हैं, बट यूक्रेन की चिंता है। तो निकुंज, मेन इशू यही है स्टैगफ्लेशन का। चाहे 1970 के दशक वाला स्टैगफ्लेशन नहीं दिखता है अभी, काफी स्वामी सर जो कह रहे थे काउंटर साइक्लिकल मेजर्स हैं अवेलेबल, बट विश्व ऐसा है कि बहुत बड़े पैंडेमिक से निकला है जब आपके सेंट्रल बैंक्स का काफी आर्मामेंट स्पेंड हो चुका है। तो उस माहौल में अब काउंटर साइक्लिकल एक बूस्ट देना इकोनॉमी को मुश्किल जरूर हो जाता है, बट किया जा सकता है। तो मुझे यही लगता है स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट ग्लोबल का ज्यादा रहेगा। काउंटर साइक्लिकल क्या मेजर्स लिए जाते हैं वो बहुत अहम है, और चाइना क्या करता है, चाइना की इकोनॉमी कितनी तेज बढ़ती है, ग्रोथ वहीं से अब आएगी, तो वो बहुत हम देखते रहेंगे। चाइना स्टिमुलस आता है तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट्स के लिए। अजय जी, स्वामी सर, आप ईडी नाउ स्वदेश में इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे दर्शकों को अपने जो व्यूज़ हैं वो व्यक्त करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।